इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया CNO वो है एक s ऑर्बिटल से और एक p ऑर्बिटल से कार्बन है। कार्बन वाले वेलकम टू हराइजन अकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स। अब हमारी केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होती हैं। एक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में is about mathematical calculation. Physical chemistry is about mathematical calculations. इससे पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आती है क्योंकि उसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स which are composed of carbon. जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में उनको बोलते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, उनमें से एक कार्बन है। कार्बन वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं और उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसमें से हमने सपोज कार्बन निकाल दिया तो 117 एलिमेंट्स बचे। वो 117 एलिमेंट्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करा? कार्बन को तो एक केमिस्ट्री दे दी, एक ब्रांच दे दी पूरी, और बचे हुए एलिमेंट्स को सेकेंड ब्रांच दे दी। ऐसा इसलिए करा क्योंकि कार्बन जो है बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर है उसका। कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं हमारे आसपास, हमारे नेचर में। जितने कंपाउंड इन एलिमेंट सारे एलिमेंट्स मिलके बना रहे होंगे ना, उतने कंपाउंड अकेला कार्बन बना रहा होगा। हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज चौक। ठीक है, चौक में कार्बोनेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्रेजेंट है उसमें? कार्बन। सेकेंड एग्जाम्पल वुड। वुड में क्या है? कार्बन। अगर आप पहले पेंसिल से लिखते थे बचपन में, पेंसिल में वुड होती है जो कार्बन है, एंड सेकेंड ग्रेफाइट, वो भी कार्बन है। उसके अलावा अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो हम कॉन्टिन्यूसली CO2 रिलीज कर रहे हैं, दैट इज कार्बन। हमारा ब्लड में ग्लूकोज है, उसमें कार्बन है। तो आप देखोगे हमारे अंदर, हमारे बाहर, हवा में, हर जगह जो है कार्बन है। तो कार्बन के इतने कंपाउंड्स है कि हमें उसे पूरी एक ब्रांच देनी पड़ी जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना लेता है? कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, ऐसा क्यों? पहला रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन वर्ड आप लोगों ने 10th क्लास में सुना होगा। कैटिनेशन इज एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन। एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन। ठीक है, कार्बन जो है एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकता है इस तरह से। 30 कार्बन, 40 कार्बन, कितने भी कार्बन की हो सकती है ये। ऐसी चेन कोई और दूसरा एलिमेंट बना ही नहीं सकता। अगर हम देख ले सल्फर, तो सल्फर कभी भी इतनी लॉन्ग स्ट्रेट चेन नहीं बना सकता, या फॉस्फोरस या कोई भी एलिमेंट इतनी लॉन्ग स्ट्रेट चेन नहीं बना सकता। तो पहला हो गया कि कार्बन जो है कैटिनेशन शो करता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना लेता है, इसकी वजह से जो है इसके कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। सेकेंड इसका रीजन है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। इट इज वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कि ये हर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन फॉस्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, हर किसी के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। बहुत फ्रेंडली नेचर है इसका। तीसरा पॉइंट कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, उसके साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। इन रीजंस की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में। इस वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अभी हमने सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कार्बन से बने हुए होते हैं मेनली, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उसमें कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इन लिटिल अमाउंट, मेनली तो कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे मेनली वर्ड लिख देते हैं, कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनली या मेजरली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इन लिटिल अमाउंट any other element is present, मे बी नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये नहीं बोलोगे आप कि अगर कार्बन के अलावा कोई और प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर कार्बन है, मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थोड़ी अमाउंट में कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है हमारे पास, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह कोई भी, ठीक है। अब इनिशियली स्टार्टिंग में ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, ये मतलब कि ये नेचर में पाए जाते हैं, हम इंसान इसको नहीं बना सकते। मैन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं क्रिएट कर सकता, नहीं सिंथेसाइज कर सकता, ये नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। लेकिन फिर 1828 में एक साइंटिस्ट आया, एफ वूलर, मतलब फ्राइडरिच वूलर। 1828 में साइंटिस्ट आया फ्राइडरिच वूलर, इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। फ्राइडरिच वूलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया। तो उसके बाद से ये डेफिनेशन जो थी ये कट गई, ये गलत हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग होते हैं। उसके बाद से हमने कह दिया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्राइडरिच वूलर ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लेबोरेटरी में बना दिया। इसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिया। तो अब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में बना सकते हैं। तो इसने NH4CNO को हीट करके जो है हमारा NH2CO NH2 बनाया, ये यूरिया है। तो फ्राइडरिच वूलर ने यूरिया जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया, एंड इसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से जो है यूरिया बना दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा यूरिया। और किसने बनाया था ये? फ्राइडरिच वूलर ने। कब? 1828 में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। ये आपने हल्का बहुत जो है चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन। कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास? अब हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आपने ये पहले पढ़ रखा है। sp3, sp2 और sp, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास। अब एक परसेंटेज एस करेक्टर, ये कैलकुलेट करते हैं हम इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन के लिए। परसेंटेज एस करेक्टर होता है नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स into 100। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एस करेक्टर। अब अगर मैं बात करूं sp3 की, sp3 के लिए परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा? sp3 में कितने s ऑर्बिटल्स है? sp3 बनता है एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमने तब सीखा था केमिकल बॉन्डिंग में, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो नया ऑर्बिटल बनता है जिसका नाम होता है sp3। तो इस केस में नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितने हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 25% आएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। sp2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। sp2 के लिए परसेंटेज एस करेक्टर, कितने s ऑर्बिटल है? एक s ऑर्बिटल है। sp2 बनता है एक s ऑर्बिटल से
और 2 p ऑर्बिटल से। तो s ऑर्बिटल एक हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 + 1 3, 2 p है, एक s है, टोटल हो गए 3 ऑर्बिटल्स। 1/3 इंटू 100 कितना आएगा ये 100/3, इसे सॉल्व करोगे तो 33.33%। अब sp के लिए कैलकुलेट करते हैं। sp इसके लिए परसेंटेज s करेक्टर, sp ऑर्बिटल बनता है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल से। तो s ऑर्बिटल तो एक हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 हो गए, एक s और एक p, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने के बाद क्या आया 50%। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि मोर s करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसी एलिमेंट में जितना ज्यादा s करेक्टर होगा वो न्यूक्लियस के उतना ज्यादा क्लोज होगा, और जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा s करेक्टर है sp ऑर्बिटल में, उससे कम sp2 में, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है sp में, उससे कम sp2 में, और सबसे कम s कैरेक्टर है sp3 में। ठीक है, इसमें 25% है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, हमने देखा मोर s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछे तो sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये सब हमने क्यों पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप एक बॉक्स में कर लो। ये सब हमने इसलिए पढ़ा कि सपोज मेरे पास ये 3 कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। पता है आपको ये कैसे देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, मैंने बताया था लेकिन फिर रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 4 होते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होते हैं तो हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अब ये सिग्मा बॉन्ड याद है, हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बनता था साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, साइडवे ओवरलैप से, और ये वीक होता था ये स्ट्रांग होता था, ऐसे हमने इनकी वो देखी थी डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब मेन जो फिलहाल अभी हमें देखना है वो ये है कि इसके अंदर ये जो फर्स्ट बॉन्ड होता है ये सिग्मा होता है, एंड देन उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो पाई होते हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी में पहला बॉन्ड तो सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड है पाई, तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात करें तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों बॉन्ड्स पाई हैं, तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, ये हमने सीखा था पहले सारा। अब हम अपने वापस इस पे आ जाते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी क्योंकि इसको हम इस तरह बना सकते हैं CH3 एंड देन CH3। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, अगर हम खाली इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 4, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3।
अगर हम इसकी बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो इसके पास 2 H हैं, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये H। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 और 3। ये वाला तो पाई है, अभी सीखा था ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। ये वाला सिग्मा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1 2 और 3, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी sp। ये वाला बॉन्ड सिग्मा है और ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, तो इस कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, और ऐसी इसकी भी sp हो गई। ठीक है, इतना समझ आया? तो इसे मिटा देते हैं। हमने ये सीखा कि इस वाले कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp2 और इसकी है sp। ठीक है, इतना क्लियर है? ये जो फर्स्ट है इसका नाम है इथेन, इथीन एंड इथाइन। ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp2 एंड ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनको आपको बॉन्ड लेंथ के उसमें लगाना है, आपको जो है बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लगाना है, तो हमने ये सीखा था sp3 में कितना एस करेक्टर था। इसमें अभी हमने पीछे देखा था 25% एस करेक्टर है, एंड देन sp2 के पास 33% है, 33.3, और sp के पास है 50% एस करेक्टर। ठीक है, अब जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, मोर एस करेक्टर, वो उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, मोर नियर या क्लोजर, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, और उसका जो, और स्ट्रॉन्गर विल बी दी बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड्स। किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और छोटा बॉन्ड बनेगा। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है? इसके पास। ठीक है, तो इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड छोटा होगा, एंड शॉर्ट। तो अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी थी इन्होंने जैसे, तो सबसे छोटा बॉन्ड किसका होगा? इथाइन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इससे बड़ा होगा इथीन का, और सबसे बड़ा होगा इथेन का, CH3 क्योंकि इसमें एस करेक्टर सबसे कम है। ठीक है, तो अब हमने ये सीखा कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लेंथ में सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा डबल बॉन्ड होता है, और सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड होता है। ये तो थी बॉन्ड लेंथ की बात। अगर कोई हमसे पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ये हमने चैप्टर 4 में भी सीखा था। जो बॉन्ड जितना ज्यादा लॉन्ग होगा उतना ज्यादा वीक होगा। ठीक है, इस केस में ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा छोटा है बॉन्ड लेंथ, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रेंथ, उससे कम डबल बॉन्ड और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने ये सीखा कि ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और रीजन क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर वो न्यूक्लियस के उतना ज्यादा पास और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड बनेगा। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी है एस कैरेक्टर से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। आगे क्वेश्चंस में ये बात बहुत काम आएगी कि ये एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस चीज को आप जो है अच्छे से एक बॉक्स में करके लिख लो कि एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है? sp का, उससे कम sp2 का, और सबसे कम sp3 का। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा और sp3 की सबसे कम। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।